मित्रों नमस्कार। मैं प्रोफेसर ब्रजकिशोर शर्मा आधुनिक और समकालीन इतिहास का अध्येता। आज हम बात करेंगे राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन पर। राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन को हम भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से कुछ भिन्न मानते हैं। तो जब हम राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन पर बात करेंगे तो पहले इस आंदोलन की जो एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है, एक अवधारणात्मक जो रूपरेखा है, उसे हम समझें, क्योंकि उन संदर्भों में ही हम सही अर्थों में राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन को समझ पाएंगे। सबसे पहले हम ये देखें कि यूँ तो भारत में लगभग 500 से 600 के बीच में प्रिंसली स्टेट्स थे, देसी रियासतें थीं, किंतु राजस्थान संपूर्ण भारत में एक अपवाद ही था कि जहाँ केवल अजमेर को छोड़ करके संपूर्ण भूभाग देसी रियासतों के शासन के अंतर्गत था। अगर हम अखिल भारतीय परिदृश्य को देखें तो जहां अन्य प्रांतों में देसी रियासतें पैचेज के रूप में, नक्शा भी देखें तो पैचेज के रूप में नज़र आती हैं, वहीं राजस्थान का जब नक्शा देखते हैं ब्रिटिश काल का, तो उसमें सीधा अंग्रेज़ी शासन में एक छोटा सा पैच नज़र आता है अजमेर का। अजमेर की स्थिति भी यह है कि वह भी पूरी तरह से ये कहें कि अंग्रेज़ी शासन के अंतर्गत तो है, किंतु वहाँ वही सामंती व्यवस्था, वही जागीरदारी व्यवस्था जारी थी जो अन्य देसी रियासतों में थी। क्योंकि अजमेर में ये जो जागीरदार थे वे भी सदियों से चले आ रहे थे, उनका अपना पुश्तैनी अधिकार था जिन्हें इस्तेमारादार के नाम से जाना जाता था। तो काफ़ी भूमि उनके अंतर्गत थी और वे स्थानीय स्तर के अपने शासक थे। तो संपूर्ण राजस्थान एकमात्र ऐसा अपवाद है जो देसी रियासतों के अंतर्गत था। अब मैं इसके लाभ और हानि की बात नहीं करूँगा, लेकिन ये जान लें कि 40% जो भूभाग हैं संपूर्ण भारत के, वे देसी रियासतों के अंतर्गत थे। इन देसी रियासतों में बड़ी रियासतें भी थीं और ऐसी रियासतें भी थीं जिनका क्षेत्रफल 10 किलोमीटर 10 वर्ग किलोमीटर था। तो इस तरह से विभिन्न रेंज हैं उसकी। लेकिन जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो ये देखते हैं कि आखिर ऐसी क्या बात थी जो राजस्थान के प्रिंसली स्टेट्स, अंग्रेज़ी शासन ने कभी इनको अपने राज्य में विलय करने का प्रयास नहीं किया। यदि कभी राजस्थान के किसी शासक को अराजकता का आरोप लगाकर पद से हटाया भी गया तो उसी के वंश के किसी व्यक्ति को या तो उत्तराधिकारी बना दिया गया या किसी और बंदोबस्त में रख दी गई, किंतु उसे कभी अंग्रेजी राज्य का अंग नहीं बनाया गया। तो यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, जब आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो लॉर्ड वेलेस्ली का नाम आता है। लॉर्ड वेलेस्ली ने 1805-6 में एक सहायक संधि प्रथा आरंभ की थी। यह सहायक संधि प्रथा देसी रियासतों को इम्यूनिटी देने वाली थी, जिसमें यह था कि जो इस संधि को स्वीकार कर लेगा उसको पदच्युत नहीं किया जाएगा, उसके राज्य का विलय नहीं किया जाएगा। किंतु वो इस तरह की विधि थी जिसमें उनको बिल्कुल निशस्त्र होकर के, अधिकार विहीन होकर के केवल बने रहने वाली बात है, बाकी अधिकार कुछ नहीं थे, संपूर्ण अधिकार अंग्रेज़ों के हाथ में गए। तो यहाँ एक और जोरदार बात रही कि अगर कहीं बुरा काम हो जाए तो जिम्मेदारी देसी रियासतों की, और अच्छा काम होता है वो अंग्रेज़ नहीं है। तो पूरा बाह्य आंतरिक प्रशासन पर पूरा नियंत्रण अंग्रेज़ों का था, जबकि संधियाँ जिनके माध्यम से तमाम देसी रियासतें अंग्रेज़ी साम्राज्य के अम्ब्रेला के नीचे आई थी, उन सबको ये कहा गया था कि तुम्हारे एक्सटर्नल अफेयर्स तो उनको ट्रांसफ़र हो जाएंगे
और इंटरनल अफेयर्स में आप लोग स्वतंत्र रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमने जो प्रैक्टिस में देखा तो हम ये देखते हैं कि देसी रियासतों में जनता के साथ अधिक वर्जनाएँ थीं, अधिक कठोरताएँ थीं, और देसी रियासतों में किसी प्रकार के ना तो नागरिक अधिकार ही थे, ना नागरिकों को कोई संगठन बनाने की अनुमति थी। तो संपूर्ण राजस्थान की स्थिति यह थी कि यहाँ जो मध्यकालीन सामंती व्यवस्था चली आ रही थी वही यहाँ कंटिन्यू हुई, लेकिन वो भी एक ऐसे रूप में सामने आई जिसको मैं अक्सर अपनी किताब में कहता हूँ, अनहोली अलायंस बिटवीन नेटिव फ्यूडलिज्म एंड ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म। ब्रिटिश साम्राज्यवाद और देसी सामंतवाद के मध्य एक अपवित्र गठबंधन हुआ, और उस अपवित्र गठबंधन के अंतर्गत ये व्यवस्था कायम हुई, जिसमें जहाँ अंग्रेज़ी शासन में जनता के ऊपर अंग्रेज़ों का ही शासन था, वहीं राजस्थान जैसे प्रांत में 3 पद्धति शासन की, एक जागीरदार होता था, एक राजा होता था, और उसके बाद अंग्रेज़। तो आप देखिए जहाँ 3 लेयर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो वहाँ क्या स्थिति होगी। तो यूँ करके राजस्थान में जो हम देखते हैं कि जब ब्रिटिश भारत में जहाँ 1885 में कांग्रेस की स्थापना के बाद, यूँ तो वहाँ संगठन बनने तो 1830 के बाद ही लग गए थे, लेकिन वे अलग तरह के थे। उनमें जमींदार एसोसिएशन थी या और कोई प्रोफेशनल ग्रुप्स जो इमर्ज हुए थे ड्यूरिंग दी ब्रिटिश रूल, उनकी कुछ एसोसिएशंस थी। लेकिन जो पॉलिटिकल एसोसिएशन है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, वो हम देखते हैं कि वो हमारे सामने कांग्रेस आती है। लेकिन 1885 में राजस्थान में कांग्रेस अस्तित्व में नहीं आई। यदि आई तो नाम मात्र की अजमेर में आई, जो अस्तित्व विहीन टाइप की थी, क्योंकि उसका जो इस्तेमारीदारों के क्षेत्र थे वहाँ तो कांग्रेस का संगठन बना ही नहीं। ये कांग्रेस का संगठन अजमेर शहर और कुछ ब्यावर, इन 2 शहरों तक ही सीमित रहा। बाकी और कस्बों में इसका संगठन प्रारंभिक तौर पर नहीं बना, तो ये एक अप्रभावी संगठन ही ये साबित हुआ। तो मैं वापस जो बात करना चाहता हूँ, एक प्रसिद्ध इतिहासकार रजनी पामदत्त ने इन देसी रियासतों के बारे में, उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिया टुडे, जिसका आज का भारत करके अनुवाद भी मिलता है, और इस किताब का पहला संस्करण तो आज़ादी के पूर्व ही आ गया था और बाकी के संस्करण आज़ादी के बाद आए। रजनी पामदत्त ने अपनी पुस्तक में स्पष्ट तौर पर कहा है कि इन देसी रियासतों को राज्य कहना मिसनोमर है, मतलब इनको राज्य कहा ही नहीं जा सकता। ये पुराने राज्यों के भूत हैं या उनके प्रेत हैं, जिन्हें अंग्रेज़ी साम्राज्य ने अपने हितों के लिए सुरक्षित रखा है। या हम यूँ कहें कि अंग्रेज़ों ने अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए इनको प्रिजर्व किया, इनको संरक्षित और सुरक्षित रखा गया है, ताकि उनको उनके साम्राज्य की ये एक वो स्तंभ बन सकें, एक पिलर बन सकें। क्योंकि इनको अगर ज़िंदा रखा जाएगा तो उनका जो एप्लीकेशन है टूवर्ड्स द ब्रिटिश, क्योंकि जो बड़ी बड़ी सल्तनतें, ताकतें थी हिंदुस्तान की, उन सबको जब अंग्रेज़ों ने परास्त करके और उनके भूभागों को अपने कब्जे में कर लिया, तो राजस्थान के शासकों की स्थिति उतनी पावरफुल नहीं थी। ना तो मराठों के बराबर थे, ना वो निज़ाम हैदराबाद के बराबर थे। मतलब मैं कोई तुलना नहीं करना चाहता, लेकिन कोई ऐसा स्थिति नहीं थी कि अंग्रेज़ अगर चाहते तो उनका विलय वो कर सकते थे। तो उस समय ये जो लॉर्ड वेलेस्ली हैं, इनके एक सलाहकार थे, उनका नाम है जॉन मेलकम, सर जॉन मेलकम। मेलकम ने ये सलाह उनको दी थी, जो उनकी एक उपलब्धि के बारे में मानी जाती है मेलकम के में। उसने ये कहा कि यदि हम इन देसी राज्यों को मिटा करके और अंग्रेज़ी साम्राज्य कायम करके इन भूभागों को जिलों में परिवर्तित कर देंगे तो हमारा राज्य 50 वर्ष से अधिक नहीं चल पाएगा। और यदि इन देसी रियासतों को बिना राजनीतिक शक्ति के शक्ति विहीन करके अगर अस्तित्व में रखा तो हम यहाँ सैकड़ों साल तक अपने अस्तित्व को बनाए रखेंगे। तो ये एक एडवाइस थी जॉन मेलकम की। उस एडवाइस के आधार पर ये सहायक संधि प्रथा आरंभ हुई, जिससे तमाम देसी रियासतों को अपने अधीनस्थ कर लिया गया। और वे ऐसी शक्तिहीन रियासतें थीं, वे कभी अंग्रेज़ों के लिए चुनौती बन नहीं सकती थी और ना ही वे कभी चुनौती बनी। इवन तो आप देखिए ऐसी स्थिति में राजस्थान की एक भिन्न स्थिति है। अब जो मैं कह रहा था कि भाई 1885 में कांग्रेस बन गई,
तो हम क्या करते हैं कि राजस्थान का जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसमें हम जो राजस्थान के जन प्रतिरोध हैं, जो मास रेजिस्टेंस है, उनको हम आज़ादी की लड़ाई के रूप में देखना चाहते हैं। वो इसलिए देखना चाहते हैं क्योंकि यहाँ के जो विद्रोह हैं, जन विद्रोह हैं, वे विद्रोही ऐसे थे जिनसे कि यहाँ राजनीतिक चेतना आई। तो अभी जो आज का इसमें जो हम एक कंसेप्ट लेके चल रहे हैं, तो पहले ये समझ लें कि राजस्थान में सीधा अंग्रेज़ी शासन नहीं था, और जो डेमोक्रेटिक या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ डेवलप हो रही थी ब्रिटिश इंडिया में, उन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का राजस्थान जैसे राज्य में पूर्णतः अभाव था। या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ नज़र नहीं आती। यहाँ केवल 1940 के बाद और केवल 1942 के बाद थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट देसी रियासतों में दिखाई देता है, क्योंकि उसकी मैं बैकग्राउंड आपको बताऊंगा। जैसा मैंने अभी आपको कहा कि 1885 में जब ब्रिटिश इंडिया में कांग्रेस एक आज़ादी की लड़ाई के लिए प्लेटफॉर्म तैयार हो गया, वहीं राजस्थान में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। किंतु राजस्थान की जो आम जन हैं, उस आम जन ने अंग्रेजी राज की स्थापना के साथ से ही, जैसे हम राजस्थान में देखते हैं कि राजस्थान में 1818 में विभिन्न संधियों के माध्यम से राजस्थान के देसी रियासतों ने अंग्रेजी मातहती स्वीकार कर ली थी, मतलब अंग्रेजी सबॉर्डिनेशन दे एक्सेप्टेड। और 1818 में हम देखते हैं सबसे पहला विद्रोह होता है मेरवाड़ा में। मेरवाड़ा जैसा नाम अंग्रेज़ों के आने के पहले नहीं था, पहले अजमेर ही था। और अजमेर के पास ब्यावर के पास कुछ इलाका था जो मेर आदिवासियों द्वारा आबादित था, उनकी आबादी वहाँ थी। और उसी ट्राइब के लोग कुछ मारवाड़ में थे, कुछ मेवाड़ में थे, और उन्हें ये माना जाता था कि अशांतिकारक तत्व हैं, ये लूटपाट करते हैं और अपने क्षेत्रों में अशांति पैदा करते हैं। तो 1818 में जो है यहाँ जो ही ये अजमेर में जो अंग्रेज़ी शासन स्थापित होता है, तो यहाँ मेरों के विद्रोह होते हैं। उन विद्रोहों को वैसे तो 1822-23 तक दबा दिया गया, लेकिन वहाँ से एक तरीका और अपनाया दमन का अंग्रेज़ों ने कि उन्होंने मेरवाड़ा बटालियन कायम करी। और मेरवाड़ा बटालियन के साथ ही क्या किया कि मेवाड़ और मारवाड़ से जो भूभाग मेरों द्वारा आबादित थे, उनको अपने अधिकार में ले लिया। और 3 क्षेत्रों का जो मेर एरिया था, मेवाड़, मारवाड़ और अजमेर, इन तीनों को मिला करके एक छोटी प्रोविंस बना दी, जो कि पार्ट ऑफ अजमेर प्रोविंस ही रहा, लेकिन अजमेर का नाम वहीं से अजमेर मेरवाड़ा पड़ता है। और मेर जो वहाँ के मूल निवासी थे, या ये कहिए कि फर्स्ट सेटलर्स थे, या बहुत सदियों से मारे रहे थे, उन लोगों ने विद्रोह किया। उनके विद्रोह का कारण ये था कि वे कभी मध्यकाल तक उन्होंने कभी किसी शासक को टैक्स नहीं दिया, ना उनके ऊपर कोई कर लगते थे। वे एक तरह की ऑटोनॉमी, एक स्वायत्तता एंजॉय कर रहे थे। किंतु उनकी स्वायत्तता को 1818 में समाप्त करने का जब प्रयास किया, तो उसके रिट्रीट करते हुए मेरों ने विद्रोह किए। और उन विद्रोहों को दबाना तो हो गया, लेकिन भविष्य में विद्रोह ना हो, इसके लिए मेरवाड़ा बटालियन स्थापित की। और मेरवाड़ा बटालियन का हेडक्वार्टर ब्यावर में रखा गया। और उस समय मैं आपको एक पर्शियन का एक शेर है इसको लेकर के कि किस तरह से उन्हीं मेरों की सेना तैयार की गई मेरों का दमन करने के लिए। ऐसे आगे भीलों की भी करते हैं। तो वो शेर है कि अगर कुल्हाड़े में लकड़ी का दस्ता ना होता तो लकड़ी के कटने का रास्ता ना होता। लकड़ी तभी कटी जब कुल्हाड़े को लकड़ी का दस्ता मिल गया। तो उन्होंने उसी बिरादरी के लोगों को उस सेना में भर्ती किया जो दमन के लिए बनाई गई थी। तो आप देखिए उन्होंने ये विद्रोह किया। और इसी के साथ 1818 से हम देखते हैं लगातार दक्षिणी राजस्थान के बागड़ और मेवाड़ क्षेत्र में भील आदिवासियों के विद्रोह शुरू हो जाते हैं। और वे विद्रोह 1818 से लेकर के 1860 तक निरंतर चलते हैं। और उसी दौरान मेवाड़ भील कॉर्प्स की स्थापना होती है, एक जोधपुर लीजियन बनाया गया। ये सब आदिवासियों के दमन के लिए बनाए गए। तो आदिवासी वह समुदाय है
जिन्हें कोई ज्ञान नहीं था, किंतु जब उनके जो एक स्वायत्तता उनको चली आ रही थी, वो एक ऑटोनोमस अपनी कल्चर, ऑटोनोमस लाइफ, ऑटोनोमस इकोनॉमी, सब कुछ उनका ऑटोनोमस चल रहा था। और उनको जो उनके शासक थे उनका रिकॉग्निशन भी था, उनको मान्यता मिली हुई थी, इसलिए कोई बात नहीं थी। अब जैसे आदिवासी भील थे, उनके प्रमुखों को, उनके मुखियाओं को अपने क्षेत्र में रखवाली और बोलाई नामक कर वसूल करने का अधिकार था। और उन अधिकार जब यहाँ अंग्रेज आए, अंग्रेजन का ये क्या है, स्टेट विद इन स्टेट, मतलब राज्य है, राज्य नहीं लेता टैक्स, ये आदिवासी ले रहे हैं, तो ये राज्य के अंतर्गत राज्य है, तो इसलिए इसको ख़त्म किया जाए। तो उनका वो अधिकार छीन लिया गया। तो वो जो आसपास सिक्योरिटी का, वॉच एंड गार्ड का काम करते थे, वो उन्होंने करना छोड़ दिया। जो यात्रियों और व्यापारिक कारवाओं के निकलने की वो सुरक्षा प्रदान करते थे, वो सुरक्षा देना बंद कर दिया। और वो स्वयं भी लूटपाट और दूसरी गतिविधियों में संलग्न हो गए। तो 1840 में उनको के दमन के लिए मेवाड़ भील कॉर्प्स तो खासतौर पर बनाया गया। बाकी जोधपुर रीजन को सिरोही क्षेत्र में, जहाँ भील और गरासी आदिवासी हैं, उनके दमन के लिए तैयार किया गया, लेकिन उनके विद्रोह जारी रहे। तो हम आदिवासियों के विद्रोहों को भी इसी रूप में देखना चाहते हैं कि वे जो हैं स्वतंत्रता की, आज़ादी के जो है उसकी नींव की ईंट है। तो इस दृष्टि से हमको देखना होगा। दूसरा क्या है कि ये तो जनप्रतिरोध रहा। बाद में हम देखते हैं कि जब कांग्रेस बन जाती है, यहाँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ जो सही अर्थों में कांग्रेस का आंदोलन जो मान्यता प्राप्त है, वो 1938 में आरंभ होता है। 1938, क्योंकि इसके पहले कांग्रेस ने भी अपने स्वयं के ऊपर ये एक रिस्ट्रिक्शन लगा रखा था कि वे केवल ब्रिटिश इंडिया में ही अपना काम करेंगे, देसी रियासतों के आंदोलनों को वो अपना आंदोलन नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो उनकी समझ ये थी, और हो सकता है सही भी हो, लेकिन सही तो नहीं सिद्ध हुई। वो उनकी समझ ये थी कि जो शासक हैं, ये देसी रियासतें हैं, ये हमारी अपनी हैं और इनसे हमारे साथ हमारा कोई अंतर्विरोध नहीं है। गांधी जी तो यहाँ तक भी कहते थे कि ये प्रिंसली स्टेट्स स्वतंत्र भारत में भी अस्तित्वमान रह सकते हैं, तो उनके साथ हमारा कोई एक नेचुरल कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, एक एनिमिटी नहीं है और कोई हेट्रोजेनिटी नहीं है, बल्कि हम होमोजेनिटी है, ये हमारे अपने हैं। और एक समय आएगा जब ये हमारे साथ हो सकते हैं। लेकिन ये तो बात बहुत पहले ही गलत सिद्ध हो गई, जब 1920 में ये जो आपका चैम्बर ऑफ प्रिंसेस बनता है, जिसको बोलते हैं, ये जो राजाओं का संगठन बना, जिन्होंने अंग्रेज़ों को समर्थन किया, और उसमें राजस्थान के शासकों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो आप देखें कि जो नरेंद्र मंडल, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं, तो नरेंद्र मंडल की जब स्थापना होती है, तो नरेंद्र मंडल की स्थापना का उद्देश्य ही था कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को टिकाए रखने में कितना सहयोग किया जा सकता है। तो यहाँ 1938 में जब प्रजामंडल आंदोलन को कांग्रेस ने अपने आंदोलन की मान्यता दी, तो वहीं से ये कांग्रेस के आंदोलन के रूप में चलता है। तो 1938 से और 1948 तक 10 वर्ष तक ये प्रजामंडल आंदोलन अस्तित्वमान रहता है। और 1948 में राजस्थान कांग्रेस कमेटी की स्थापना होने के बाद ये जो प्रजामंडल हैं वो स्वतः ही अप्रभावी हो गए। बाकी कांग्रेस की स्थापना सही अर्थों में आज़ादी के बाद ही राजस्थान में हुई। उसके पहले नाम मात्र का जो था वो अजमेर में था। वो कोई बहुत प्रभावी आंदोलन मुझे तो नज़र नहीं आया, जो मैंने इतना अध्ययन किया है, क्योंकि मैंने स्वयं भी एक पुस्तक लिखी है, वो अंग्रेज़ी भाषा में है, मास मूवमेंट्स एंड फ्रीडम स्ट्रगल इन राजस्थान। तो जो मास मूवमेंट्स एंड फ्रीडम स्ट्रगल इन राजस्थान है, इसमें मैंने इन मास स्ट्रगल मतलब ये जो जन आंदोलन है, जन विद्रोह हैं, इसमें मेर हैं, भील हैं, मीणा हैं। मीणा खास तौर पर जो विद्रोह किए वो खैराड़ का एक क्षेत्र है, जो खैराड़ का क्षेत्र मुख्य तौर पर मेवाड़ के अंतर्गत ही आता था। और ये जहाजपुर परगने के अंतर्गत छोटी लोहारी, बड़ी लोहारी, ये मनोहरपुर, ये इलाके थे। इन इलाकों के मीणा समुदाय के लोगों ने 1854 में विद्रोह किया, जिसके दमन के लिए अंग्रेज़ी सेनाएं और मेवाड़, बूंदी और जयपुर की संयुक्त सेनाओं ने ऑपरेशन के थ्रू उन विद्रोहों को कुचल दिया। और बाद में मीणा समुदाय जो वहाँ का जो था, उन पर नज़र रखने के लिए मीणा बटालियन
बनाई गई और देवली में वो छावनी डाली गई। वो छावनी में इनिशियली मीणा समुदाय के लोगों को ही रिक्रूट किया गया था, ताकि उस क्षेत्र के लोगों से, वहाँ की भौगोलिक स्थितियों से वे परिचित थे, जिससे आसानी से वो अपने ऑपरेशंस कर सकें। तो आप ये देखें, इस तरह से 19वीं सेंचुरी में लगातार 1818 से लेकर के मैं देखता हूँ कि जो आदिवासी वीर हैं, इनका एक बहुत पावरफुल आंदोलन 1881 में शुरू होता है और बाद में 19वीं सदी के अंत तक, क्योंकि 1899 1900 में छप्पनिया अकाल पड़ा और छप्पनिया अकाल के दौरान भी आदिवासी क्षेत्रों में जो है विद्रोह और दूसरी तरह की अशांतिपूर्ण गतिविधियाँ चलती रही। तो 19वीं सेंचुरी के पूरे 1818 से लेकर के और 1900 तक राजस्थान के आदिवासियों ने ख़ास तौर पर इसमें अपनी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उसके बाद किसान आंदोलन का युग आरंभ होता है और किसान आंदोलन का जो युग आरंभ होता है वो बिजोलिया किसान आंदोलन, जिसे हम सबसे पहला किसान आंदोलन मानते हैं, वो वैसे तो 1897-98 में इसकी शुरुआत हो जाती है, किंतु वो 1900 के बाद तीव्र गति से आगे बढ़ता है। उसका एक लंबा इतिहास है और उसमें विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा, भंवरलाल प्रज्ञाचक्षु, बाद में रामनारायण चौधरी, शोभालाल गुप्त, हरिभाऊ उपाध्याय, ये तमाम फ्रीडम फाइटर्स जो हुए, इन लोगों ने उस आंदोलन का संचालन समय समय पर किया। और जो बिजोलिया किसान आंदोलन है, उसके बाद दूसरे जो किसान आंदोलन है, उसमें प्रमुख तौर पर शेखावाटी का, जिसमें सीकर और झुंझुनू के क्षेत्र आते हैं, वहाँ के किसान आंदोलन हैं। उसके बाद मारवाड़ के किसान आंदोलन हैं, जो मारवाड़ लोग प्रसिद्ध, और बाद में मारवाड़ किसान सभा के नेतृत्व में भी संयुक्त रूप से भी चले, अलग अलग भी चले। तो काफ़ी किसान आंदोलन हैं। तो सबसे रोचक जानकारी मैं ये देना चाहता हूँ कि राजस्थान के जो स्वतंत्रता आंदोलन है वो इसलिए भिन्न है। एक इतिहासकार हैं सुमित सरकार की पुस्तक है मॉडर्न इंडिया, जो मॉडर्न इंडिया 1885 से 1947 का पीरियड कवर करती है। उन्होंने अपनी पुस्तक में राजस्थान के किसान आंदोलनों को और आदिवासी आंदोलनों को बहुत स्थान प्रदान किया है। और उसमें वो ये कहते हैं कि 1922 में चोरा चोरी की घटना के बाद 1921 में जब ये असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, तो उसके बाद 1931 तक कोई आंदोलन ब्रिटिश इंडिया में कांग्रेस के मंच से नहीं हुआ। 1931 में जाकर के समन्वय आंदोलन शुरू हुआ। लगभग 10 साल तक वहाँ बिल्कुल राजनीतिक रूप से बिल्कुल शांति हो गई और एकदम वहाँ पे लग रहा था कोई गतिविधि नहीं है। उन 10 वर्षों के दौरान राजस्थान सामंत विरोधी और साम्राज्यवाद विरोधी किसान और आदिवासी आंदोलनों का केंद्र बना हुआ था। ये बात जो है सुमित सरकार अपनी पुस्तक में लिखते हैं और इफेक्ट भी है। अगर आप यहाँ के जन आंदोलनों को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि जिस समय ब्रिटिश इंडिया में कोई आंदोलन नहीं है, तब शेखावाटी का किसान आंदोलन अपने क्लाइमैक्स पर चल रहा है। उसमें मारवाड़ में किसान आंदोलन चल रहा है। तो ये जो किसान आंदोलन है, इनको हम स्वतंत्रता आंदोलन के अभिन्न अंग के रूप में देखना चाहेंगे। इस तरह से आप देखें कि आदिवासियों का जो विद्रोह हैं वो 19वीं सदी में ख़त्म होते हैं, किंतु जो एक नई शुरुआत होती है तो विद्रोह और आंदोलन, रिवोल्ट एंड मूवमेंट, दोनों में फ़र्क है। रिवोल्ट, मोस्ट ऑफ द रिवोल्ट जो हैं वो स्पॉन्टेनियस हुए, वो स्वस्फूर्त थे और एक विशेष परिस्थितियों में वे पैदा हुए। जैसे आदिवासी भीलों में जब जनगणना आरंभ हुई, अनेक कारण थे, उस समय विद्रोह हो गया। डाकन प्रथा पर भी रोक लगाई तो उस पर भी विद्रोह हुआ। जब आप ये देखें, जो स्थिति मैंने बताई अभी मेरों के बारे में कि वे एक स्वायत्तता पूर्ण जीवन जी रहे थे, उनकी स्वायत्तता का अपहरण कर लिया गया, तो वही भीलों के साथ था। भीलों को एक तरफ तो जो उनके परंपरागत जंगल अधिकार थे उनसे वंचित कर दिया गया, जो उनके फॉरेस्ट राइट्स थे वो छीन लिए गए, और साथ ही साथ उनसे राजस्व वसूल करना आरंभ किया। अगर मैं मेवाड़ की बात करूं तो 1878-80 का समय ऐसा है जब ये भू राजस्व विभाग खुलता है और तभी जंगलात का विभाग खुलता है। तो फॉरेस्ट का कोई डिपार्टमेंट पहले नहीं था, फॉरेस्ट कम्युनिटी के थे और कम्युनिटी उन फॉरेस्ट को खुद उनकी
सुरक्षा करती थी, उनका संवर्धन करती थी और आवश्यकता अनुसार वन उपज लेकर के और वो आगे उसकी समृद्धि की में योगदान देती थी। लेकिन जब वो सरकारी हो गए तो समुदाय का भाव सरकारी जंगलों के प्रति बदल गया। तो एक विषय है जिससे अलग से चर्चा की जा सकती है। तो यहाँ जो मैं आगे बात करना चाह रहा हूँ, आदिवासी आंदोलन का एक नया रूप ये है कि 1913 में भगत मूवमेंट, और भगत मूवमेंट बाद में एक बहुत बड़े आंदोलन का रूप उसने धारण कर लिया, जो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सदर्न राजस्थान को तो उसने उसमें प्रभाव में लिया ही, साथ ही गुजरात में भी उसका काफ़ी प्रभाव रहा। तो उसमें एक नया पैटर्न ये देखने को मिला कि जहाँ 19वीं सदी तक जो आदिवासी विद्रोह हो रहे थे तो वे आदिवासियों के ही नेतृत्व के अंतर्गत हो रहे थे, किंतु अभी जो दो आंदोलन खासतौर पर राजस्थान में, एक तो गोविंदगिरी के नेतृत्व में हुआ और दूसरा मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में, जिसमें भील और ग्रासिया दोनों आदिवासी समुदाय प्रभाव में आए। उन्होंने शुरुआत मेवाड़ से करी और वो सिरोही तक उन्होंने सफलतापूर्वक आदिवासियों को संगठित किया। तो ये दोनों ही जो नेतृत्व हैं कि जहाँ गोविंदगिरी एक बंजारा जाति के व्यक्ति थे, वहीं मोतीलाल तेजावत वैश्य थे, ओसवाल जैन परिवार से थे। तो ये जो नेतृत्व है आदिवासियों का, ये नेतृत्व गैर आदिवासियों ने ही प्रदान किया और उन्होंने ही एक सिस्टमेटिक तरीके से इनके संघर्ष को दिशा दी। बाद में भी भोगीलाल पांड्या, माणिकलाल वर्मा और जो दूसरे राजनीतिक कार्यकर्ता थे, उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में जन चेतना का कार्य किया। बाद में कुछ सदर्न राजस्थान में एक साइजेबल नंबर जो है आदिवासी नेतृत्व भी उभरने लगा था। तो यूँ करके ये जो किसान और आदिवासी आंदोलन है, इनको हम आज़ादी की लड़ाई के रूप में देखना चाहेंगे। उसके बाद हम जो साइड में जो हम बात करते हैं, दो और संगठनों की बात करूँगा। प्रजामंडल से पहले एक तो राजपूताना मध्य भारत सभा बनी। तो राजपूताना मध्य भारत सभा मुख्य तौर पर राजपूताना और मध्य भारत की देसी रियासतों के जन आंदोलनों को बढ़ाने के लिए स्थापित की गई थी, किंतु वे अधिक प्रभावी नहीं हो पाई, क्योंकि इन राज्यों की जो प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था थी वह आंदोलनों के अनुकूल नहीं थी। और जो 1927 में फिर ये ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस बनती है, जिसे 1938 में मान्यता कांग्रेस ने दी। और उस समय सलाह दी गई कि देसी रियासतों के लोग अपने अपने राज्यों में जाकर के प्रजामंडल की स्थापना करें और प्रजामंडल के माध्यम से अपने राज्यों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग करें, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट अंडर रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। तो जो इलेक्शन का, संविधान का, ये सारी बातें चलती हैं। तो आज़ादी की लड़ाई से देखा जाए तो एक अन्य तरीके से लड़ी गई कि यहाँ के फ्रीडम फाइटर्स को तो पहले प्रिंसली स्टेट्स और जागीरदारों से लड़ना था, तभी तो आप एक प्रजातांत्रिक समाज की स्थापना कर सकते थे। तो यहाँ के जो संघर्ष हैं वे ज़्यादा गहरे संघर्ष थे, जो ब्रिटिश इंडिया में या सीधा निशाना ब्रिटिश थे या सीधा निशाना ब्रिटिश नहीं थे। अब मैं जो बात करना चाहता हूँ कि अब एक अगला नेक्स्ट वीडियो में हम इसी फ्रीडम मूवमेंट का जो ये अवधारणात्मक रूपरेखा है, इस रूपरेखा पे बात करेंगे। धन्यवाद।